देखिए मिस्टर अनुज, सो क्लास 10th 22-23 स्टैंडर्ड सैंपल पेपर, दो तीन चीज़ें देखिए स्टार्ट करने से पहले। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, और ये है बाइफरकेशन। इसमें सबसे ज़रूरी जो सेक्शन ए है वो 20 मार्क्स का है। समझ आ गया? तो एमसीक्यू जो है वो 20 मार्क्स का, ऐसा ही आपका फाइनल पेपर आएगा। ठीक है? तो एटलीस्ट इफ आई वॉज अ स्टूडेंट आई वुड बी वेरी हैप्पी कि 20 नंबर के जो एमसीक्यू है वो पार्ट तो कम मार के कर ही सकते हैं। बाकी तो ठीक है यार, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, उसके बाद में 4 नंबर का 1+1+1। सो बेसिकली 20 into 1, 5 into 2, 6 into 3, 4 into 5, 3 into 4। So 20 + 10, 18 + 5 4 3 12। So 2 3 5 80। समझ आ गया? सो 25% ऑफ द जो सिलेबस है, 25% ऑफ द पेपर, मतलब 20 में से 80 इंटू 100। सो 25% जो है वो एमसीक्यू है, +20 मार्क आपका इंटरनल होगा, तो पास होना कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए बी, तो ए जो है वो किसके इक्वल है? P³ K4, और बी जो है वो किसके इक्वल है? P² K³। तो ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ आई तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ आई, ठीक है, तो देख लो यार। जैसे लेट अस अज्यूम मेरे पास 10, लेट अस मेरे पास 104 है। अब 104 को मैं 51 into 2, थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, 102 कर लेता हूँ। सो 51 into 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 17 into 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 raised to power 1 into 17 raised to power 1 into 2 raised to power 1। तो कोई भी नंबर आपके पास है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, 80 ले लीजिए। सो 80 कैन बी रिटन एज 2 into 40, can be written as 2 into 2 into 20, can be written as 2 into 2 into 2 into 10, can be written as 2, 2, 2, 2, 5, can be written as 2 raised to power 4 into 5. So 80 can be written as 2 raised to power 4 into 5। और यहाँ तक समझ आ गया? सो कोई नंबर होगा यार, नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P³ into Q raised to power 4। कोई और एग्जाम्पल अभी भी समझ नहीं आया तो और एग्जांपल ले लीजिए। सो मे बी सम नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज 2³ into 5²। सो दिस इज A। there is another number B which can be written as let us assume 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3। शानू समझ आ गया? तो ये A और B दो नंबर्स हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, A एंड B आर टू नंबर्स, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। P और Q जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। पहली लाइन समझ आ गई? फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो। इस केस में अब P रेस टू पावर M और Q रेस टू पावर N और P रेस टू पावर R और Q रेस टू पावर S, तो ये किसके इक्वल है? इसको मैं फिर से ऐसे लिख देता हूँ, P³ Q4 और P² और Q³। तो HCF क्या होगा मिस्टर अनुज? HCF के लिए आप लोअर वन लोगे, बोलिए। P का स्क्वायर और Q का क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा? MN के। तो M किसके इक्वल होगा? 2 के, और Q किसके इक्वल होगा? 3 के। भाई ठीक है ना? आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, इसके साथ। समझ आ गया ना? और अगर मुझे एल, वो क्या होगा? P⁻³ into Q⁻⁴, तो R किसके इक्वल होगा? 3 के, और S किसके इक्वल होगा? 4 के। तो M+N जो है वो किसके इक्वल होगा? ये N है यार, सॉरी, M+N। तो M+N किसके इक्वल होगा? 5 के, और 3 प्लस R+S किसके होगा? 7 के। तो ये किसके इक्वल होगा? 35 के। तो आंसर क्या होगा? सी। भाई समझ आ गया?
तो ये अब जो भी हमने ज्ञान गणित यहाँ पे डिस्कस किया ये दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी हम सैम्पल पेपर्स करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी जो है ये यूजुअली क्वेश्चंस में आ जाती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसी ना किसी रूप में आ जाती है। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल 13 इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होता है, एक वन होता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर्स ऑफ पी। अब जो पी है वो प्राइम नंबर है, तो फैक्टर्स ऑफ पी क्या होंगे? पी एंड वन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? पी एंड वन। वही नहीं समझ में आया? अब आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी पड़ेगी, फिर से बार बार नहीं समझाया जाएगा, अभी नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, नोट कर लीजिए। जब भी आपके पास इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो जिसके रूट्स आपको दिए गए हो, तो आपने याद करना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक अजीब सा निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, सोप। सोप। तो एस का मतलब होता है सम और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। यूज कैसे करते हैं? अगर आपके पास जो फैक्टर्स हैं या रूट्स हैं या जो भी है वो पी एंड वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन एक्स प्लस पी इंटू वन पी, ये जो है ये इक्वेशन बन जाएगी। नहीं समझ में आया? ओके। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स मुझे दिए गए हैं 2 और 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, प्लस पी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3x प्लस 2 × 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। शानोज नहीं समझ में आया? समझ आया नहीं यार? क्योंकि ये फिर से हम यूज करने वाले हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे। एक जगह आपने गड़बड़ भी की है, समझ आ गया ना? तो जब भी दो रूट्स ऑफ इक्वेशन दिए हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कभी ना कभी ये यूज हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस जो है वो सम ऑफ द रूट्स है तो पी प्लस वन है, पी जो है वो प्रोडक्ट है, और इस केस में वो इंसिडेंटली पी और पी कॉमन है, तो पी इंटू वन जो है वो पी के इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन एक्स प्लस पी। तो आंसर क्या होगा मिस्टर अनुज? बी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझना? पर बीटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या था? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ वो क्या बात कर रहा है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देन पी इज, सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अब इसमें जो आपने गड़बड़ की है वो देख लीजिए। अगर मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपने गड़बड़ की है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होगा। ये बात समझ आई नहीं आई? आपने पेपर में उल्टा लिखा हुआ है। अब जी जी जी, समझ आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा जो है, जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो सी अपॉन ए होता है। ये आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, और इसको लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक समझ में आया? जी, आपने उल्टा किया है और साइन में भी आपने गड़बड़ किया। तो आपका पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा करेक्ट नहीं हुआ बट फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए, तो ये तो 2/p है और ये 3 है। भाई समझ आ गया? और अल्फा प्लस बीटा जो है 2/p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा 3। तो p किसके इक्वल होगा? 2/3 के। किसके इक्वल होगा? 2/3 के। शानू समझ आ गया? ओके, ये आपने ठीक किया था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो तीन तरह की इक्वेशन है हमारे पास।
एक तो ये है, एक ये है, और दूसरी तीसरी ये है। समझ आ गया ना? तो इसमें वन रूट है, इसमें इनफाइनाइट रूट्स है, इसमें नो रूट्स है। समझ आ गया ना? तो ये जो आपने किया, ये क्वेश्चन आपने ठीक किया, क्वेश्चन नंबर, ये आपका पेपर है। तो इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपने c1/c2 को इक्वेट कर दिया और k इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो डी है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपने थर्ड में गड़बड़ क्या किया। ये देखिए, ये देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा, ये आपने कुछ गड़बड़ कर दी। समझ आ गया ना? ये आपकी गड़बड़। हाँ 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 हाँ। वो आपने कुछ साइन ऐसे किए कि लकीली आपका जो आंसर है वो ठीक आ गया। मतलब अगर आप एमसीक्यू में होते तो ये इसका आपको एक नंबर मिल जाता। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अ, ये क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी पेपर में आके दिखा देता हूँ। और ये आपने सेकंड डे में, ये तो पता नहीं आपने क्या किया। समझ आया? समझ आया? ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, vertices of a parallelogram PQR is taken in order फलाना ढिमकाना, then the coordinates of the fourth vertex are। ये क्वेश्चन यूजुअली अगर एमसीक्यू में है यार तो इसमें ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली आपने थोड़ा ट्राई किया, बट फिर से कुछ गड़बड़ सी कर दिया आपने। आपने ट्राई किया, पॉइंट्स प्लॉट किए, मैंने भी आप ही का मेथड यूज किया। देखिए होता क्या है कि, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, वर्टाइसेस ऑफ आर टेकन इन द ऑर्डर 3 4 अप्रोक्सीमेटली। मैंने देख लिया कि ये अगर 3 है और तो ये 4 है, तो ये जो है ये 3 4 है। क्यू जो है वो -2 3, ये 3 4, और ये -2 -2 3 अप्रोक्सीमेटली यहां पर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एग्जाम में जब ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, आर -3 -2, तो आर जो है वो यहां पर है, -3 -2। अब आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम बनेगा तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा। समझ आ गया ना? तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहां पर होना चाहिए, यहां कहीं होना चाहिए। अगर आप चॉइसेस देखेंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 - 1 शायद ये हो सकता है, और 1 2 ये तो नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, 2 - 1। समझ आ गया ना? एमसीक्यू में यूजुअली कोऑर्डिनेट में आप ट्राई कीजिए कि फोटो बना लीजिए, आपको सॉल्व करने की शायद जरूरत ना पड़े, गाड़ी चल जाती है। आपने ट्राई किया, उसके बाद सिर्फ अगर आप ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बना देते तो आपका आंसर निकल जाता। समझ आ गया? ये क्वेश्चन समझ आ गया? पक्का? ओके। तो ये ठीक है यार, क्वेश्चन भी सिंपल है कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी। क्वेश्चन भी सिंपल है, ये मेरे पास पी क्यू आर है, और ए एम और पी एन आर द ऑल्टीट्यूड्स। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो जो ऑल्टीट्यूड का जो ऑल्टीट्यूड का जो रेशो होगा वो इनका स्क्वायर रूट होगा। तो आपने जो आंसर निकाला 2/3, वो बिल्कुल ठीक आंसर है। समझ आया? ओके। सेवंथ, सो एक्स tan 60 cos 60 sin 60 cos 60, सिर्फ आपकी एक्स की वैल्यू चेक करना चाहते हैं, आपसे कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। वो कैलकुलेशन आपने की, पूरा टेबल बना दिया, आपने तामझाम किया, ये वैल्यूज आपने डाली और एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी। अब इसमें देखिए, इफ इट हेल्प्स यू, आई कॉल दिस अ मैजिक ट्राइंगल। तो मैं इक्विलेटर ट्राइंगल बनाता हूँ, टू 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 साइड का। ये साइड 1 होती है, ये साइड 1 होती है, ये 60 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री होता है। बेसिकली दिस इज अ इक्विलेटर ट्राइंगल विद ईच साइड 2। बात समझ आई? तो क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है,
और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 30 है। तो इस ट्राइंगल को यूज करके मैं 30 60 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो कॉस टैन साइन मैं इस ट्राइंगल से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, तो मैं 2 मिनट में ऐसे 2 1 √3 करके, ये मुझे पता है ये 60 है, ये मुझे पता है ये 30 है, मैं इसकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। मतलब इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट रिमेंबर, तो क्योंकि मुझे फॉर सम रीजन उसकी वैल्यूज याद नहीं रहती। ओके, अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। साइन प्लस कॉस जो है वो √2 के इक्वल है, और टैन प्लस कॉट किसके इक्वल होगा? बात समझ आई? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। देखिए, आपसे वो टैन प्लस कॉट की वैल्यू मांग रहा है, तो साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन की वैल्यू मांग रहा है, तो कॉस साइन और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है, तो आपसे 1 अपॉन साइन कॉस की वैल्यू मांग रहा है। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो साइन प्लस कॉस जो है वो किसके इक्वल है? √2 के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन कॉस, हाँ ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, साइन प्लस कॉस का, हाँ ऐसे कर लेता हूँ, यहां तक मैं पहुंचा था ना एक से। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ये मेरी राइट हैंड साइड है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस वुड बी इक्वल टू 2। मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना? बेसिकली मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और इसको स्क्वायर कर दिया, तो 1 + 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 2, और साइन कॉस जो है वो किसके इक्वल होगा? हाफ के। समझ आया? ये 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा, ये ऐसे 2 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो साइन कॉस हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो साइन कॉस हाफ के इक्वल, यहाँ मैं मुझे क्या चाहिए था? साइन कॉस की वैल्यू, तो ये हाफ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी। नहीं समझा? पक्का? क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ताकि हमें तकलीफ ना आए। भाई समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? तो एक और, सी अनुज, इसको करने का ना एक और स्टाइल है, बट सिर्फ ये है कि वो आपके दिमाग में आए ना आए उस टाइम, वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी स्ट्रेस कंडीशन होगी, तो इतनी जल्दी शायद आपके दिमाग में ना आए। मैं बट फिर भी आपके साथ एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, साइन प्लस कॉस जो है वो √2 के इक्वल है, यहाँ तक समझ आया? अब देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये यूजुअली आपके दिमाग में आएगा नहीं। अगर आप साइन 45 प्लस कॉस 45 करते हैं ना, तो ये 1/√, प्लस 1/√, इज इक्वल टू 2/√2, इज इक्वल टू √2 होता है। मेरी बात समझ आई? तो कहने का मतलब आपका जो थीटा है वो 45 डिग्री है। अनु समझ आया आपको? मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ऐसा यूजुअली दिमाग में उतनी जल्दी आएगा नहीं, जो हमने पहले मेथड किया वो बेटर रहेगा। बट इसका फायदा ये है कि अगर आपको थीटा 45 पता चल गया, तो ये tan 45 प्लस कॉट 45 ये किसके इक्वल होगा? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो फिर से यही आपका आंसर है। नहीं समझना? डाउट तो नहीं? जी, जी, जी। देखिए ऐसा है, उसमें भी आपको थोड़ा सा मैं एक हिंट दे देता हूँ। अगर आपको √2 नजर आ रहा है और साइन कॉस नजर आ रहा है, तो शायद 45 डिग्री के आसपास बात बनने वाली है। मेरी बात समझ आई? अगर आपको √3 नजर आ रहा है और साइन कॉस नजर आ रहा है, तो शायद बात बनेगी 30 या 60 पे। मेरी बात समझ आई? इंडिकेटिव है यार। 45 डिग्री और साइन कॉस, अगर आप साइन कॉस 45 डिग्री √2, ये इकट्ठे चलते हैं। उसी तरह साइन कॉस 30 60 √3 ये इकट्ठे चलते हैं। √3 के साथ अगर टैन चल रहा है, तो वो या तो 30 होगा या 60 होगा। समझ आया? जस्ट ऑन अ वेरी फील लेवल, अगर आपको कोई हिंट चाहिए तो ये कई बार हिट कर जाता है, कई बार हिट कर जाता है।
बिकॉज वॉट यू हैव टू कंसिडर इज दैट सिटिंग इन द बोर्ड एग्जाम आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो इतनी जल्दी चीजें स्ट्राइक नहीं करेंगी आपको। नाइन्थ क्वेश्चन देख लीजिए। अब नाइन्थ में जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला, टिपिकली यहीं पर गलतियां होती हैं। क्यों गलतियां करते हैं बच्चे, ये भी समझ लीजिए, और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हर क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। अब देखिए, ये सिमिलर ट्रायंगल में एक बड़ी यूजुअल मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देख लीजिए। डीई इज पैरेलल टू बीसी, एई ए यूनिट्स है, ई सी बी यूनिट्स है, डीई एक्स है, और बी सी जो है वो वाई है। बात समझ आई? अब आपको समझना पड़ेगा कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो ये दो होते हैं, ये वाला और ये। तो आपके पास जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो हैं ए डी ई और ए बी सी। तो ये ए है, और ये जो ए सी है ये टोटल है ए प्लस बी। जो डी ई है वो एक्स है, और जो बी सी है वो वाई है। मिस्टर अनुज, मेरी बात समझ आई नहीं आई? यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के ना यूजुअली ऐसे जंप करते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये गलत है, नहीं समझ रहा। करेक्ट, समझ आया नहीं? तो आपको लिखना पड़ेगा ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मेरी बात समझ आई? ये आप सिमिलरिटी के जब भी क्वेश्चंस करेंगे, ये एक बड़ी टिपिकल यूजुअल मिस्टेक है दैट पीपल जंप ऑन। तो एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा? ए अपॉन ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक होगा? तो आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी पॉट। कोई डाउट है? हुँ? और वो भी दुष्ट जो हैं वो वेट कर रहे हैं आपकी बेवकूफ़ी की। उन्होंने ये देखिए, ये डी लिखा हुआ है। सो हाफ ऑफ द क्लास डी करेगी। तो टिपिकल मिस्टेक है, हर कोई करता। यहाँ तक कोई डाउट? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a trapezium. AD parallel to BC. AD 4 centimeter. Diagonal AC and BD intersect each other at O. AO prana dimkana. Then BC is equal to how much? तो मिस्टर अनुज पहले फोटो बनाएंगे। ये फोटो बनती है, ये 4 है, दिया हुआ है। नीचे जो है BC वो 8 है, सॉरी ये अननोन है, ये 4 है। समझ आ गया ना यार? ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD पैरेलल टू BC। तो जो AD है वो, AD जो है वो BC, हाँ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी बना सकता है। सो ABCD है, जो AD है वो 4 सेंटीमीटर है, और डायगोनल्स AC एंड BD intersect each other at O, so that AO upon OC, ये AO upon OC is equal to DO upon OB। ये DO और ये OB। भाई समझ आ गया ना? देन BC, जो BC है वो किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन समझ आ गया? तो फिगर आप कैसे भी बना सकते हो, और मैं इंसिडेंटली ऐसी बनाई है इसलिए मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यार वैसे तो अ, ये ट्रेपीजियम है, ये लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। यहाँ तक समझ आ गया? ये इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर है, और एनीवे सिमिलर है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर ये 4 है तो ये 8 है। काहे? क्योंकि रेशियो ऑफ साइड्स जो है वो 1:2 है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये अगर 1 है तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसकी सारी साइड्स मतलब 2 होंगी, डबल होंगी। तो इसलिए इसकी रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगी। तो इसका जो सी है वो इसका राइट आंसर है। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन 11 देख लीजिए। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, जो टेंजेंट्स है वो इंक्लाइंड है, drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to। तो ये आपने क्या किया मुझे समझ नहीं आया, बट मोरलेस फिगर तो आई थिंक आपकी ठीक थी, फिर कुछ गड़बड़ सी होगी। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा। ये 3 है, ये एक्स है। तो यहां तक आप आ गए, उसके बाद फिर कुछ कुछ किया आपने। 7 sin A इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई साइन गलत ले रहे हो, समझा? अगर मैं साइन 30 लेता हूँ ना, तो साइन 30 में अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करता हूँ तो 3 अपॉन ये आएगा, ये हाइपोटेन्यूज है। नहीं समझा? आई एम सॉरी, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना। आपने जो निकाला है वो ये निकाला है, आपने ये निकाला, वही समझ आया नहीं? तो आपने tan 30 लेना, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन एक्स। तो जो एक्स है, नहीं समझ में? डाउट है क्या? अब तो समझ आ गया। 12th, एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये आपने ठीक किया। हाँ, हाँ। तो स्क्वायर 6 सेंटीमीटर का यार, इसके अंदर ये सर्कल है, तो ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना? फिर पाई आर स्क्वायर करके 9 पाई जो है वो ठीक आंसर है। कोई डाउट? तो क्लियर वेदना। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, मल्टीपल लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीपल लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना एक क्लास 9th की आइडेंटिटी लगती है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्लास 9th में गया था, कुछ याद अगर होगा तो। टू 2ab, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, कुछ ऐसा करके था, कुछ याद है या नहीं? यही था क्या? हाँ यही होगा, नोट कर लीजिए। समझ आया नहीं? अब अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसलिए कि इंसिडेंटली जो क्यूबॉइड होता है उसमें जो डायगनल होता है, मतलब ये जो डायगनल है ना यार, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नहीं समझ में? सो फॉर एग्जाम्पल दिस रूम दैट वी आर सिटिंग इन, इसमें जो लॉन्गेस्ट रॉड आ सकती है दैट इज अ डायगनल, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकती है। नहीं समझ में? तो डी स्क्वायर, भाई ये डी है, ये डी, तो डी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ आ गया ना? तो ये जो डी स्क्वायर है वो आएगा यहाँ पर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए जो है, ये कहाँ यूज होगा? 2 मिनट में देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारी चीजें विल फॉलो इन प्लेस। सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6 रूट 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अपने पास ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है? 6 रूट 3 के। आई एम एज्यूमिंग कि ये जो क्यूबॉइड है, हाँ, ये जो क्यूबॉइड है इसकी मैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट को ए बी सी बोल रहा हूँ, सो जस्ट फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन। तो ए प्लस बी प्लस सी जो गिवन है वो 6 रूट 3 है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो 2 रूट 3 के इक्वल है। कोई समझ आ रहा नहीं? आ रहा? मैं अगर एल बी एच लूँ तो भी हो जाएगा, बट मैं सिर्फ उसको थोड़ा जो अल्फाबेट है उसको ईजी करना चाहता हूँ। तो ये 3 इंटू 4, 4 3 12 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 12 के इक्वल है, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 रूट 3 के इक्वल है। सर समझ नहीं आ रहा? जी, 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 जी। इसका मतलब ये भी हुआ कि ए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो 36 इंटू 3 होगा। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 रूट 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 6 इंटू 6 36, और रूट 3 इंटू 3 तो 36 इंटू 3 होगा। नहीं समझना? सो आई एम सॉरी, नहीं समझा? तो मेरे पास अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू है, और मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ये जो मेरा क्यूबॉइड है, ये जो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो पता है आपको? जी, यार ए बी बी सी सी ए, और दो दो साइड्स होंगी। नहीं समझ में आया? जैसे ये ए इंटू बी है, एक साइड ये है, एक इसके पीछे है, तो ये ट्वाइस हो गया।
भाई नहीं समझ में आ रहा क्या? जी जी जी। ये अगर बीसी है, ये अगर बीसी है तो यहाँ बाजू में भी बीसी है, तो ये ट्वाइस होगा और ये भी ट्वाइस होगा। नहीं समझ में आया? तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नहीं समझ में आया? भाई नहीं समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? डाउट लग रहा है? आप ऐसा कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कीजिए, ये वैल्यू नोट कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 36 × 3। ये समझ आ गया? नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 12 के इक्वल है। ये भी समझ आ गया? कहां से आया ये भी याद? जी जी। नोट कर लीजिए इसको भी। और ये जो है ये रिक्वायर्ड है। 2ab प्लस bc प्लस ca रिक्वायर्ड है, जो कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है। नहीं समझ में आया? ये ना हमारा एक बड़ा कंफ्यूजन रहती है। हम हमेशा ना ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें ना इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ए बी सी की, जबकि कुछ क्वेश्चंस में इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए होती। कुछ वैल्यूज में ना, कुछ क्वेश्चंस में सम या प्रोडक्ट ऑफ ए बी चाहिए होता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में ए प्लस बी ही चाहिए होगा, आपको ए और बी निकालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह कुछ क्वेश्चंस में ए बी की वैल्यू चाहिए होती है, आपको इंडिविजुअल ए इंटू बी करने की जरूरत नहीं होती। नहीं समझ में आया? तो आपको, हाँ हाँ, मैं सिर्फ जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको पकड़िए। आपको टोटल ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। मतलब इस पूरे, इसकी पूरे की रिक्वायरमेंट है। आपको अलग अलग ए बी सी नहीं निकालना। ये मेरी बात समझ आई या नहीं आई? पक्का? अब इसको देखिए, आपको इसको निकालना है। इसकी वैल्यू आपके पास है, आपने नोट किया अभी? इसकी वैल्यू आपने नोट की है? तो समझ आया? मुश्किल है? बोल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? प्लस आंसर। समझ आया ना? तो 108 माइनस 12, 96। नहीं समझ में आया? तभी मैं कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन। आपका ये पूरा जो सैम्पल पेपर बहुत ही अच्छा है। अगर एक आदमी ने बनाया तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा बना। मतलब वो ग्रेड 9 की, आई थिंक चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में, आई थिंक पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर था उसमें थी, आइडेंटिटीज थी, क्लास 9 में। हाँ हाँ, इसलिए अच्छा। तो यूजुअली याद नहीं रहता। तो यहाँ तो कोई डाउट है? पूरा सैंपल पेपर अगर एक ही आदमी ने बनाया तो मतलब बहुत मेहनत से बहुत ही अच्छा पेपर बनाया। अगर दो तीन लोगों ने बनाया फिर ठीक है, फिर तो चलेगा। बट अगर दो तीन लोगों ने बनाया और जिसने असेंबल किया है वो बहुत ही सुंदर सैंपल पेपर असेंबल किया है। यूजुअली एटलीस्ट मैंने इतना अच्छा पेपर नहीं देखा। यूजुअली जानवरी बनाते हैं और जानवरी सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीडियन जो भी है। यार इसमें ना ये आपकी किताब का हिट फॉर्मूला है, इसको रख लीजिए। ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। लिख लीजिए, 3 मीडियन, शाबाश, इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। सब समझ आ गया? ये ऐसे ही किया जाता है। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। नहीं समझ आया सर? नहीं समझ में? अब थोड़ा सा अच्छा, अब जैसे मैं आपको ये 13 में समझा रहा था, ये मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई निकालना है, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है, मीडियन माइनस मीन। मिस्टर अनुज, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? दे आर जस्ट आस्किंग मीन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, दे आर नॉट आस्किंग व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मीन। आपको बात समझ आई नहीं आई? सो पहले क्वेश्चन में भी दे डिडंट आस्क यू कि ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए क्या होगा। नहीं समझ में आया? करेक्ट। तो मुझे जो रिक्वायर्ड है वो मीडियन या मोड की वैल्यू नहीं रिक्वायर्ड, मुझे मीडियन माइनस मोड की वैल्यू रिक्वायर्ड है। यहां तक समझ आएगा? तो
ये दो इक्वेशन बनती है यार, 3 मीडियन, ये आपके पेपर में लिखे भी हुई है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। भाई समझ आ गया? तो ये मोड की जो वैल्यू है, मोड की जो वैल्यू है वो आपने इस इक्वेशन से डाल दी, देखिए मोड की वैल्यू यहाँ से डाल दी, तो 24 प्लस मीडियन, तो 2 मीडियन और मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 12, 12 जो है उसका करेक्ट आंसर है। अनुज जी कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है? दिख रहा है? ठीक तरह दिख रहा है? ये जो वैल्यू है यार, ये सेकंड इक्वेशन में जो मोड की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर डाल दी, जब मोड की वैल्यू डाली तो तो मीडियन, मॉडल क्लास, ठीक है फिर से देख लेते हैं। मॉडल क्लास तो यार सिंपल है, जो सबसे ज्यादा जो होगा किसी भी डेटा में, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ज्यादा है वो तो एकदम तसल्ली से पकड़ लो कि यार 20 इसका मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास बहुत इजी होती है, जो सबसे ज्यादा नंबर है वही उसकी मॉडल क्लास है, बात खत्म। इसकी जो लोअर लिमिट है वो 15 है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जो कंसेप्ट दिमाग में नहीं घुसता वो मीडियन का नहीं घुसता, और वो हमने डिस्कशन कर ली कि 10 प्लस 25, 37, 57, 66, तो टोटल जो है वो 66 है। तो 33rd एंड 34th स्टूडेंट जो है, ये जो लड़के हैं, इनके जो नंबर होंगे दैट वुड बी द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 33 और 34 हमारे डेटा के हिसाब से यहां तक 10 हैं, यहां तक 25 बच्चे हैं, यहां तक 37 बच्चे हैं, तो ये 33 और 34 जो हैं वो, ये उनके जो नंबर होंगे वो 10 से लेके 15 तक होंगे। ये बात पकड़ में आ गई? जी, देखिए 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 देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, द इजिएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट इज, यू एज्यूम कि आपने एक लाइन बना ली जिसमें नाउ होल ऑफ द क्लास, होल ऑफ द 66 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग मार्क वाइज। जैसे कई बार आप प्रेयर मीटिंग में हाइट वाइज खड़े होते हैं, तो ये जो आप लाइन बनाएंगे इसमें मार्क्स वाइज स्टूडेंट्स खड़े होंगे। तो ये जो पहले 10 बच्चे होंगे इनके मार्क्स ये होंगे, उसके बाद के जो 15 बच्चे हैं उनके मार्क्स ये। तो हमारे ये जो लड़के हैं 33 एंड 34, ये these boys would be standing or girls would be standing at the 33rd and the 34th position, और देन विल आस्क देम कि भाई बेटा बताओ जरा तुम्हारे नंबर कितने हैं। दे विल से कि हमारे जो नंबर है दैट इज बिटवीन 10 to 15, हमारे 11 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? पक्का? एग्जैक्ट मार्क्स हमें पता नहीं ना, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है जी। और देन ऑफ कोर्स यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, सी ऑन अ मेटा लेवल यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि यार हमें एग्जैक्ट मार्क्स क्यों नहीं पता? क्योंकि अब सेंसस हो रहा है, इंडिया का सेंसस हो रहा है, इंडिया का सेंसस होता है, इंडिया का सेंसस होता है, ये तो पता ही होगा। सेंसस यार, पॉपुलेशन, सिविक्स में पढ़ते हैं ना। सो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोदी पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, हम गुजरात इलेक्शंस में बिटवीन 20 to 30 ईयर्स के जो लड़के हैं उनको टैप करना चाहते हैं। सो डज मिस्टर मोदी केयर कि हर बंदे की कितनी एज है? डज ही केयर? व्हाट ही वांट्स इज, या व्हाट ही वांट्स इज कि यार गुजरात में 20 से 30 साल के बच्चों, कितने बच्चे हैं जिनको मैं टैप कर सकता हूँ? सो समबडी टेल्स कि सर 20 लाख बच्चे हैं, लेट अस अज्यूम टू जस्ट पिक अ नंबर। सो मिस्टर मोदी इज कंसर्न अबाउट ये 20 लाख, उनको क्या है कि अनुज की एज कितनी है और उसकी एज कितनी है, ही डजंट गिव अ, यू नो। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन से हम काफी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि 10 से 15, बिकॉज बड़े डेटा में जब एक्चुअल में डेटा यूज होता है तो उसमें यू डोंट केयर कि यार इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, यू केयर कि 10 से 15 तक कितने साल, इंडिया में 10 से 15 साल के कितने बच्चे हैं, उनकी इंडिविजुअल एज का तू क्या करेगा? जी। तो ये जो है, ये है हमारी मॉडल क्लास, और ये जो है ये है हमारी मीडियम क्लास। ये समझा? अब जैसे मॉडल क्लास की अगर तो कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेगा तो मॉडल क्लास की क्या जरूरत है? सो लेट अस अज्यूम अगेन गुजरात के इलेक्शंस में मिस्टर मोदी फाइंड्स कि यार सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, आई एम जस्ट पिकिंग रैंडम थिंग्स, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो पटेल्स की है, तो पटेल मॉडल क्लास है ना, तो मोदी जी पटेल को टैप करेंगे। अब उनको पता चला कि जो सिक्स है गुजरात में, सिक्स है ही नहीं, निग्लिजिबल है, समझ रहा है, सरदार ही नहीं है, तो उनके लिए वो क्यों स्कीम करेंगे? बट पंजाब में सिक्स वुड बी द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जो सबसे ज्यादा है उसमें। अभी तू पंजाब के इलेक्शन में है तो वहां तू जाके पटेल को क्यों टैप करेगा? बिकॉज वो मॉडल क्लास है ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं। सो दैट इज वाई एज पर द स्टेट, अगर तू इलेक्शन को थोड़ा फॉलो करता है या पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, कि उस स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, अगर आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है तो आप महाराष्ट्रियंस को टैप करेंगे, उसमें आप नॉर्थ इंडियंस को क्यों टैप करेंगे? यार उनकी है ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब जैसे बॉम्बे में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, जैसे जी करेक्ट 3-4 सीट्स हैं, अब एक सीट में नॉर्थ इंडियन की सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है, फिर तो उनको टैप करता है। भाई बात समझ आ रही है? तो मॉडल क्लास का मतलब समझ आ गया? किसी भी डेटा में जिसमें मैक्सिमम लोग होते हैं, तो एक पॉलिटिशियन के लिए मॉडल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उसी को टैप करना चाहता है। तो सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास कंसेप्ट समझ आ गया? तो 10 + 15 25 इज द
करेक्ट आंसर। तो 16 का बी हमारा सही आंसर है, आपका भी सही आंसर है। आंसर आपने निकाल दिया, बट ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड की कंसेप्ट थोड़ा ढीला था। समझ आ गया, आंसर आपका ठीक था। वो पता नहीं कैसे निकाला, वो क्या निकाला पता नहीं। आई थिंक तूने कुछ लिखा, मुझे लगा शायद 10 to 15 लिखा, क्योंकि वो 10 to 15 ही था, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक ही है यार, क्योंकि फाइनली अगर तू आंसर लिखता तो ठीक लिखता। नहीं समझ में आया। Two dice are rolled simultaneously. What is the probability that six will come up at least once? सैंपल स्पेस लिखनी आती? पक्का? भाई एक बात बता, सैंपल स्पेस लिख लेता है टू डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली की? लिख लेता, नहीं लिख सकता? 36 लिख लेगा ना, सैंपल स्पेस लिख लेगा ना? 11 12 13 14 15 16। सर मुझे समझ आ गया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इफ समबडी आस्क्स यू कैन यू राइट इट, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ऐसे लिख लेते हो ना? क्योंकि इसका भी एक डिटेल में लेक्चर है, अगर नहीं लिख सकते तो मैं वो भेज दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक। हाँ, सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इस पे टेढ़ा क्वेश्चन बना दिया तो इस पे टेढ़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आईसीएससी वाले जो हैं वो टेढ़े क्वेश्चन करते हैं, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि अगर थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। जैसे कई बार इसमें ये पूछ लेते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स शुड बी लेस देन 4, शुड बी लेस देन 3, शुड बी ग्रेटर देन 10, तो वो हमें सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसलिए वो सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, क्योंकि इस पर टेढ़े क्वेश्चन बनने में देर नहीं लगती। तो ये तो सिंपल है यार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स विल कम अप एटलीस्ट वंस? तो एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए। समझ आ गया ना? तो ये जैसे हम लिखेंगे, तो जैसे ये लास्ट अभी लिख रहे हैं, तो 16 26 36 46 46 और यहां से अगर लिखते हैं तो क्या होता? 3 4 5 6 7 6 2 6 3 6 4 6 5। तो ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये होते हैं 1 2 3 4 5, तो 11 होते। 11/36। अनुज भाई समझ आया नहीं आया? ना, वो अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है भाई। अलग क्यों है? करेक्ट। ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड आइस है। 1 6 का मतलब ये, और 6 1 का मतलब ये। नहीं समझ में आया? फर्स्ट डाई में फर्स्ट 1 आया और सेकंड में 6 आया, दूसरी केस में फर्स्ट में 6 आया और बाद में 1 आया, तो ये अलग एंट्रीज है। अनु समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ हाँ, तो समझ आ गया ना? ये अगर तू अपने तेरे पेपर पे देखेगा तो मैंने ये सैंपल स्पेस बनाया भी हुआ। तो वैसा ही है, 1 1 1 2 1 3, तो लास्ट में 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, और लास्ट जो रो है वो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये और ये 11/36। कोई डाउट है? ओवरलैपिंग काउंट करना है, क्योंकि उसका मतलब समझिए। आप सेपरेट मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस, तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा कि मैंने पहले जो रोल की उसमें मेरा 1 आया, और सेकंड टाइम मैंने जब दूसरी रोल की तब 1 आया, बट पहली वाली में 6 आया। कोई डाउट? 18 देख लीजिए। अब इसमें इसको करने का जो सबसे आसान तरीका होता है यार, वो ये होता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से कर दीजिए। तो 5 tan बीटा -2 अपॉन 5 tan बीटा+2। और समझ आया नहीं यार? मैंने 5 sin बीटा -2 cos बीटा अपॉन कॉस बीटा होल अपॉन 5 sin बीटा+2 cos बीटा अपॉन कॉस बीटा। नहीं समझ में आया अनुज? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस बीटा से डिवाइड कर दिया। ये 5 sin बीटा और कॉस बीटा टैन बीटा हो गया। ये -2 cos बीटा अपॉन कॉस बीटा -2 है। नहीं समझ में आया? यार तुझे ये समझ आता है कि 5 -7 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5/11 -7/11? ये समझ आता है नहीं आता? पक्का? तो ये 5 sin बीटा अपॉन कॉस बीटा किसके इक्वल है? 5 tan बीटा के। समझ आया? और ये -2 cos बीटा अपॉन कॉस बीटा जो है वो -2 के बराबर है। ये समझ आया नहीं आया? समझ आ नहीं?
तो यहां पर tan बीटा की वैल्यू डाल दे, 4/5 माइनस 2/5 इंटू, I'm sorry, 5 इंटू, सॉरी 5 इंटू, हाँ 5 इंटू 4/5, क्योंकि tan बीटा की वैल्यू डाली है ना यहां से, tan बीटा की वैल्यू 4/5 है ना, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 2/5 इंटू 4/5 प्लस 2। समझ आया नहीं यार? जो तूने किया वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आया ना? हाँ जो भी है यार, जैसा भी है, बात समझ आ गई ना? यहाँ तो कोई दुखलेश वेद ना। ओके ओके, तो असर्शन रीजन फलाना ढिमकाना। ओके, तो 19 क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन देयर एलसीएम इज 340, तो 5780 इज इक्वल टू 17 इंटू 340। तो ऑफ कोर्स ये पता है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो ये तो हमें पता ही है, इसका रीजन ये है, तो ये करेक्ट है, ट्रू। सेकंड, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ जो है वो हमेशा फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है, ये भी ट्रू है। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रू है, दे आर ट्रू, ठीक है ना? अब बोथ असर्शन आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ऐसा तो नहीं है, करेक्ट? असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये ठीक है। समझ आ गया ना? यहीं पर अगर इसी जैसे मैं इसी को मोल्ड करके ये लिखता, लेट अस अज्यूम मैं फाइनल्स में ये क्वेश्चन बनाता कि द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज द, तो ए हो जाता, इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो ये ठीक हो जाता। अभी जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, गुड आउट। नेक्स्ट देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी और ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है, एक 3 5 है, एक -5 -3 है, और बी सी जो है वो 20 है। सर यहां तक समझ आ गया? अब ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो इसके पैरेलल होगा, नहीं समझ में आया? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, करेक्ट, और इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ये भी करेक्ट है, थ्योरम है, थ्योरम है, ठीक है ना? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, देन बीसी इज इक्वल टू 20, देन बीसी इज इक्वल टू 20। तो इसमें अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, इसमें अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, तो 3 + 3 9 का स्क्वायर, 5 + 3 864, ठीक है? ऐड कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? 3 + 3 6 होता है, 36 होगा, सॉरी 10 आ गया, करेक्ट, 10 का डबल 20, तो मतलब ये भी करेक्ट है, और इसका जो रीजन है वो ये नीचे ही है, तो बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 का वो ये होगा। नहीं समझ में आया? 20 का डी गड़बड़ की है आपने, क्यों गड़बड़ की है वो आपको पता होगा, कुछ दिमाग लगाया आपने, पता नहीं क्या लगाया है, अब समझ आ गया? यार ऐसा है कि सी इसको करने का यार, सी असर्शन रीजन, सो जो सबसे इजी है वो तो ये है कि जो मतलब जो, सी मैं कंफ्यूजिंग ले लेता हूं, असर्शन ट्रू है, रीजन जो है वो भी ट्रू है, बट ये जो रीजन है ये इसको जस्टिफाई नहीं करता, नहीं समझ में आया? वो था क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में वही था। फिर ये आसान है, असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो इसको जस्टिफाई करता है। यार इसको करने का, सी आई थिंक द इजियर वे दैट यू कैन डू इज कि तू असर्शन को इंडिपेंडेंटली रीड कर ले, इंडिपेंडेंटली, और जो रीजन है उसको भी इंडिपेंडेंटली रीड कर ले। तो सबसे पहले तो यू कम टू अ कंक्लूजन
कि जो यहां लिखा हुआ है वो ठीक भी है या नहीं है। मेरी बात समझ आई? तो सबसे पहले तो ये देख ले कि ये ट्रू फॉल्स है और ये ट्रू फॉल्स है। पहले तो ये इस तो पॉसिबिलिटी पे आ जा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आई? नाउ अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, वो जो पहले लिखा हुआ है असर्शन जो है वो भी ठीक है, जो रीजन लिखा हुआ है वो भी ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं। वो तू अगर तीसरी बार पढ़ेगा तू ये देख ले कि ये इसको जस्टिफाई कर रही है या ये कुछ और ही बोल रही है। नहीं समझ? इट्स लाइक सेइंग इट्स रेनिंग टुडे। क्या ये ट्रू है? हाँ जी ट्रू है, बारिश हो रही है, आपने बाहर देखा बारिश हो रही है। इट्स माई इट्स माई बर्थडे। क्या आपका बर्थडे है? हाँ मेरा बर्थडे है। ये ट्रू है, ये ट्रू है। बट डज इट जस्टिफाई दिस? नो, इट डजंट जस्टिफाई दिस। नहीं समझना? अब यही आप ले लीजिए, इट्स रेनिंग टुडे, इट्स जुलाई। समझ रहा है ना? तो उसका कुछ रीजन जस्टिफाई तो हो रहा है ना, फिर ये हो जाएगा। नहीं समझना कैसे हैंडल करना है? सो विदाउट गेटिंग इनटू मच कंफ्यूजन व्हाट वी डू इज, हम सिर्फ जो असर्शन है और जो रीजन है उन दोनों को इंडिपेंडेंटली देखता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि दोनों है भी है नहीं है, वो ट्रू है वो ट्रू है। तब कंफ्यूजन एक्चुअली तब पड़ती है जब दोनों ट्रू है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। समझ आ गया? ओके नाइस। ओके नेक्स्ट देख लीजिए।